नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ। गल्फ में बढ़ता तनाव, नई गुटबंदी और भारत पर असर। आज 5 अलग अलग मगर आपस में जुड़ी हुई खबरें लेकर आया हूं और ये सारी खबरें मिलकर इशारा कर रही है कि कहीं कोई बड़ा भूचाल तो नहीं आने वाला है, कहीं दुनिया में मुश्किलें तो पैदा नहीं हो जाएंगी। तो पहली खबर की बात करें तो इसका सीधा मतलब यह निकलता है, अगर कभी भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो तुर्की और सऊदी अरब मिलकर पाकिस्तान की ढाल बनने को तैयार बैठे हैं। यह कोई अटकल नहीं बल्कि सुर्खियां बन चुकी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हुए दोस्तों, और सऊदी अरब के शहर जद्दा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन भी पहुंच रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की तैयारी है, जिसकी पूरी तह मैं आगे खोलूंगा। दूसरी खबर, ठीक इसी दौर में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आता है और यह कॉल तब आता है जब नेतन्याहू के ऊपर करीब 8 मुस्लिम देश शिकायतों की बौछार कर रहे हैं। इस बातचीत की तह में भी हम जाएंगे। तीसरी अहम बात दोस्तों, ईरान से जुड़ा एक ताजा अपडेट, जहां अचानक एक बेहद उग्र पोस्टर सड़कों पर नजर आने लगे हैं, जिनमें अमेरिका के तबाही को बड़े ही आक्रामक अंदाज में दर्शाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है? चौथी खबर, जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात लगभग ठप हो गया है, यानी ठप हो गया था पिछले बार, अब वैसे ही स्थिति मंडल जलडमरू की भी बन चुकी है। सीधे कल यहां से केवल 2 जहाज गुजरे। तुलना के लिए बताऊं, समान दिनों में यहां से रोजाना लगभग 150 जहाज गुजरते थे और हरमुज से रोज 40 जहाज निकलते थे। वहां कल सिर्फ 1 जहाज गुजरा। घंटों के हिसाब से गणना करें तब भी यह गिरावट बेहद चौंकाने वाली है दोस्तों, और यही वजह है कि यह मुद्दा हर जगह चर्चा में है। समुद्री यातायात लगभग समाप्त हो चुकी है और 8 मुस्लिम देशों ने अमेरिका के सामने खुलकर यह शिकायत दर्ज कराई है कि इजराइल हालात को लगातार बिगाड़ता जा रहा है। इन सभी खबरों को आज मैं क्रम से जोड़कर आपके सामने पूरी तस्वीर खोलूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली खबर की गहराई में। एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान अब तक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब वह किरदार उससे छिन चुका है। बात हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव को शांत कराने में पाकिस्तान की मध्यस्थता की, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अब खाड़ी के देश खुद ही ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने में जुट गए हैं। दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान, जो लंबे समय से अपनी छवि चमकाने में लगा हुआ था, अब अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हो गया है।
उसे भली भांति पता है कि उस पर हमला करने वाला कोई और देश नहीं बल्कि सिर्फ भारत या फिर अफगानिस्तान हो सकता है। भारत के खतरे से बचने के लिए पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता कर रखा था और अब वह तुर्की को भी अपने साथ जोड़ने में जुटा है। तुर्की का नाम आते ही याद कीजिए, यह वही देश है जिसने बैरख्तार ड्रोन पाकिस्तान को सौंपने का पहले से वादा कर रखा है। रक्षा तकनीक के मामले में तुर्की तेजी से आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे पर वह हमेशा से पाकिस्तान का पुरजोर समर्थक रहा है। अब यही तुर्की पाकिस्तान से रक्षा संधि करने जा रहा है। रक्षा संधि का मतलब साफ है, अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसे तुर्की पर हमला माना जाएगा और तुर्की पर हमला हुआ तो वह पाकिस्तान पर हमले जैसा समझा जाएगा। यानी एक तरह का नाटो जैसा गठबंधन आंकड़ा ले रहा है। वहीं गठबंधन जिसे मुस्लिम देश अक्सर इस्लामिक नाटो के सपने के रूप में देखते हैं। अगर इसमें 3 बड़े मुस्लिम देश शामिल हो जाते हैं तो इसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे। भारत और इजराइल को यह अंदाजा पहले से हो चुका था कि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान करीब आ सकते हैं। शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को नेतन्याहू की पिछली मुलाकात में एक हेक्सागन गठबंधन की बात उठी थी, जिसमें ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, भारत और यूएई शामिल थे। इस देशों को साथ मिलकर तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ के मुकाबले की रणनीति बनानी थी। इसी पुरानी योजना की याद में कल नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, पश्चिम एशिया के हालात पर अपडेट दिया और यही कॉल आज सुर्खी बन गई। और गौर कीजिए कि किस तरह समीकरण पल पल बदल रहे हैं। गुटबंदियां तेजी से आकार ले रही है। पहले सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था, नहीं भारत इजराइल के बीच ऐसा कोई सैन्य समझौता था कि दोनों साथ मिलकर किसी दुश्मन से लड़ेंगे। सबके अपने अपने निजी हित थे, लेकिन अब खेमेबंदी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, दूसरी खबर, नेतन्याहू की कॉल की असली वजह इस गुटबंदी की एक और वजह यह भी है कि यूएई और पाकिस्तान समेत 8 इस्लामिक देशों ने इजराइल पर आरोप मढ़ा है कि उसने गाजा शांति योजना को सफल नहीं होने दिया। दरअसल कहानी यह है कि सिर्फ 4 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि हमास हथियार डालने को राजी हो गया। याद कीजिए, गाजा में शांति स्थापित कराने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस गठित किया गया था, जिसके दबाव में हमास पर हथियार छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जब असल में हथियार छोड़ने की बारी आई तो नेतन्याहू ने विरोध कर दिया। कहा कि भले ही हमास हथियार छोड़ दे, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की योजना जिस राह पर आगे बढ़ रही थी, नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया कि गाजा में जो कुछ होगा वह इजराइल अपनी शर्तों पर ही तय करेगा। एक तरफ ट्रंप और उनके साथी गाजा में
स्थिरता की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ नेतन्याहू ने साफ संदेश दे दिया कि गाजा पर नियंत्रण इजराइल के हाथ में ही रहेगा। हमने पहले भी कई बार यह बात बताया है कि इजराइल की असली मंशा गाजा पर भी कब्जा जमाने की नहीं है। जिस तेजी से वो वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाता जा रहा है और घुसपैठ बढ़ाता जा रहा है, आने वाले समय में गाजा भी पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ सकता है। जैसे ही नेतन्याहू ने इनकार किया, बाकी देश ट्रंप के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। इसी बीच इजराइल ने अपने 2 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया। दोनों मोसाद से जुड़े अफसर थे। यह खबर भी बड़ी सुर्खी बना। दरअसल जिस तरह सीरिया में बशर अल असद की सरकार को आतंकी गुटों की मदद से गिराया गया था, वहीं से रणनीति ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए अपनाए जाने की उम्मीद थी। यह जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी गई थी, लेकिन वे ईरानी सत्ता को गिरा पाने में नाकाम रहे। इसका नतीजा 2 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। जब अमेरिका पर यह दबाव बढ़ता गया कि वह इजराइल का साथ छोड़ दे, तो नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वे अकेले भी यह जंग लड़ने को तैयार है। मतलब ईरान से टकराव अकेले भी संभाल लेंगे। सवाल उठता है, इजराइल में इतना आत्मविश्वास कहां से आया? असल वजह यह है कि नेतन्याहू के लिए अगला साल बेहद अहम है, क्योंकि इजराइल में चुनाव होने वाले हैं। पीछे जाकर देखें तो जब अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता हुआ था कि दोनों पक्ष अब लड़ाई रोक देंगे और 60 दिन की शांति बनाए रखेंगे, तब नेतन्याहू को सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उस समझौते में इजराइल को शामिल ही नहीं किया गया। और जब इजराइल को बाहर रखा गया तो यह अमेरिका की जीत जैसा माना गया, क्योंकि ईरान की लगभग हर शर्त मान ली गई थी, जबकि इजराइल के हाथ में कुछ नहीं आया। इसलिए इजराइल ने खुलकर कहा कि वह इस शांति समझौते का हिस्सा नहीं है। फिर सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप कर क्या रहे हैं? इजराइल की ईरान से गहरी नाराजगी तो समझ आती है, लेकिन अमेरिका किस दिशा में बढ़ रहा है? जब भी इजराइल हल्का सा भी विरोध जताता है, अमेरिका फौरन उसे संभालने पहुंच जाता है। अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी कि जंग रोकनी होगी, वरना उसका नतीजा वेनेजुएला से भी बुरा किया जाएगा। बात समझते? जवाब में ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि यही तो अमेरिका की मंशा थी कि उसे वेनेजुएला जैसा बना दे, यानी सेना भेजकर सत्ता परिवर्तन कर देना। लेकिन ईरान ने साफ कहा कि इस मामले में अमेरिका बड़ी गलतफहमी का शिकार है। वेनेजुएला में भले ही निकोलस मादुरो को उठाकर गायब कर दिया गया हो, लेकिन उन्हें स्थानीय जन समर्थन हासिल नहीं था। इसके उलट ईरान की सत्ता को अपने ही लोगों को ठोस समर्थन प्राप्त है। इसलिए ईरान के मामले में अमेरिका के रणनीति चूक की गई। दोस्तों, इस वजह से ईरान अब खुलकर यह कह रहा है, तुमने सोचा था कि हमारी सत्ता एक दिन में बदल देंगे, पर
इतने दिनों की कोशिश के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा, यानी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बदले में ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसे वेनेजुएला बनाने की कोशिश जारी रखी गई तो वह खाड़ी में अमेरिका के तमाम साझेदार देशों की हालात बिगाड़ देंगे। यह धमकी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। बीते कुछ समय से ईरान ने सीधे अमेरिका को निशाना बनाने के बजाय उसके सहयोगी देशों के प्रमुख गैस फील्ड, तेल क्षेत्र और डिसेलिनेशन संयंत्रों को निशाना बनाया है। यानी ईरान की रणनीति यह है, तुम हमें मारोगे, हम तुम्हारे साथियों को निशाना बनाएंगे और तब हमारे साथी ही तुम पर जंग रोकने का दबाव बनाएंगे। यही सोच के साथ ईरान ने अपने हमलों की दिशा साफ कर रखी है। तीसरी खबर, ईरान की जनता में उबाल। ईरान के भीतर ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें अमेरिका के भीतर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गिरता हुआ दिखाया गया है। इन पोस्टरों की तस्वीरें देखें तो अंदाजा होता है कि ईरानी जनता किस हद तक विद्रोही मिजाज में आ चुकी है, मानो पूरी क्रांति के मूड में हो। कहीं अमेरिकी सैनिक का कंकाल दिखाया गया है जिसके ऊपर से ईरानी झंडे वाला जहाज गुजर रहा है, तो कहीं मिसाइलें दागी जाती दिखाई रही है। कुछ जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भरे संदेश के साथ दिखाया गया है, हम तुम्हें मार डालेंगे जैसे नारे बड़े बड़े होर्डिंग्स पर छपे गए हैं। पूरे ईरान में इस तरह के बिलबोर्ड नजर आ रहे हैं जो बदला लेने की भावना से भरा हुआ। सवाल यह उठता है कि यह जन भावना किस बात का संकेत है? अगर यह केवल सरकार की तरफ से थोपा गया अभियान होता तो शायद जनता अब तक विद्रोह में उतर जाती, लेकिन जिस तरह आम जनता में भी यह गुस्सा दिखता है, यह इस बात का प्रतीक है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान में गहरा जन आक्रोश है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह जंग ईरान की ओर से आसानी से खत्म होने वाली नहीं। इन पोस्टरों में ट्रंप के चेहरे के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी दिखाया गया है। ईरानी सेना लगातार यह दोहरा रही है कि वे हर खतरे का सामना करने को तैयार है। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने आज सुबह ही कहा कि आने वाले समय में बड़ा हमला हो सकता है। इसकी चिंता न करने की सलाह भी दी। अब समझते हैं इस बड़े हमले की पृष्ठभूमि। अरब सागर में स्थित यमन देश में दो प्रमुख गुट सक्रिय है, हुती और हादी। दोनों ही मुस्लिम समूह है जो आपस में संघर्षरत रहते हैं। हुतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जबकि हादी गुट को सऊदी अरब का साथ मिला हुआ है। हुतियों का यमन की राजधानी सन्ना पर नियंत्रण है। इतने दिनों तक ईरान ने इन्हें सक्रिय नहीं किया था, लेकिन अचानक उन्हें मैदान में उतार दिया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार हुतियों ने सऊदी अरब की सीमा पर हमला बोल दिया। मतलब एक तरफ खाड़ी क्षेत्र में सऊदी पर हमला हो रहे हैं, अब हुतियों ने भी सऊदी सीमा पर आक्रमण कर दिया। खबरों के मुताबिक करीब 38 यमनी लड़ाके मारे गए हैं, जबकि करीब 11 सऊदी
नागरिक घायल हुए हैं। यह ताज़ा सुबह की जानकारी है। इस तरह यमन और सऊदी अरब के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। चौथी खबर दोस्तों, जल मार्गों पर संकट और भारत पर असर। सऊदी अरब चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ फारस की खाड़ी से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ लाल सागर के रास्ते से जिस बाल अल मंडप से होकर सऊदी अपना तेल भरता है और चीन जैसे देशों को भेजता था, वहां भी हुतियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। नतीजा, इस रास्ते से होने वाला आवागमन लगभग थम गया है। खाड़ी क्षेत्र का समुद्री शिपिंग ट्रैफिक लगभग शून्य पर चुका है। अगर दो बड़े राजनीतिक जलमार्गों पर इस तरह नियंत्रण कस दिया जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान किस तरह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। सऊदी अरब के पास अब गठजोड़ करने के अलावा शायद कोई विकल्प नहीं बचा। इसी बीच ईरान एक और खेल खेल रहा है। ओमान के साथ मिलकर दरअसल 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर एक समझौता हुआ। तय यह हुआ था कि 60 दिन के भीतर ईरान को प्रतिबंधों से राहत, आर्थिक सहायता और जल मार्गों की बहाली सब कुछ मिल जाएगा। 17 जून से गिनती कर रहे तो 17 जुलाई निकल चुकी है और अब 17 अगस्त नज़दीक आ रहे हैं, पर वादे अब तक अधूरे हैं। इसी के जवाब में ईरान ने एक नई रणनीति अपनाई है। वह चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर ओमान के साथ मिलकर टोल वसूला जाए। दोनों देशों के बीच इस बात पर बातचीत चल रही है कि अगर 10% शुल्क किया जाए तो उसमें से 7% ईरान रखेगा और 3% ओमान को दिया जाएगा, क्योंकि सीमा का हिस्सा ओमान के पास भी है। मतलब साफ है, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाना अब लगभग तय है। चाहे अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, ईरान का रुख साफ है, भुगतान करो और आगे बढ़ो, वरना कोई और रास्ता स्वीकार नहीं। अब सवाल यह है, अमेरिका इसे यूं ही होने देगा? अमेरिका की मंजूरी भी समझिए। जब अमेरिका इस जंग में उतरा था तब उसकी प्राथमिकता सिर्फ इजराइल की सुरक्षा थी, लेकिन जैसे जैसे यूएई, कतर, बहरीन, ओमान जैसे उसके खाड़ी सहयोगी देश भी ईरान के निशाने पर आने लगे, इन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका के कंधों पर आ गई। मिसाइल हमलों से बचाव के लिए अमेरिका के पास मुख्यतः 2 प्रणालियां, थार सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो आती हुई मिसाइलों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर देती है। और ईरान ने इसके जवाब में एक सस्ती लेकिन असरदार रणनीति अपनाई, भारी मात्रा में ड्रोन तैयार किए। ईरान का संदेश साफ था, चाहे कितने भी थार सिस्टम लगा लो, हमारे सस्ते शहीद ड्रोन फिर भी अपने निशाने तक पहुंच जाएंगे। अमेरिका ने पैट्रियट और थार दोनों प्रणालियां तैनात तो कर दी, लेकिन लंबे समय तक चली इस जंग में एक बड़ी रणनीति चूक हो गई। वेनेजुएला में तो अमेरिका ने 2 दिन के भीतर सब कुछ निपटा दिया था, लेकिन ईरान के मामले में वही गलती दोहराई गई।
जो रूस ने यूक्रेन युद्ध में की थी। इजराइल की सुरक्षा के लिए अलग हथियार, अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए अलग हथियार और खाड़ी सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए अलग हथियार। इतने मोर्चों पर एक साथ हथियारों की खपत इतनी बढ़ गई कि एक दिन पहले ही यह खबर आई कि अमेरिका की करीब 80% इंटरसेप्ट मिसाइलें खत्म हो चुकी है। यह जानकारी खुद एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने प्रकाशित की। इस खबर के लीक होने से ट्रंप बेहद नाराज हुए और सख्त संदेश जारी किया कि अगर अमेरिका में मिसाइलों की उत्पादन लगातार जारी है और देश युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन जिसने भी यह गोपनीय जानकारी लीक की उसे कड़ी सजा भुगतनी होगी। इससे यह साफ हो जाता है कि अमेरिका के भीतर मिसाइलों की कमी की स्थिति वाकई पैदा हो चुकी है। हालांकि सहयोगी देश की मदद से वह जल्द ही इसकी भरपाई कर सकता है। दोस्तों, एक बात और बताता हूँ। स्वाभाविक सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान के पास मिसाइलें खत्म क्यों नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि ईरान ने खुद अपने यहाँ भारी नुकसान झेला। उसके पास इतने इंटरसेप्ट सिस्टम नहीं थे। कई ठिकाने तबाह हुए, यहाँ तक कि उसके अपने कई सैन्य कमांडर भी नहीं बच सके। पुल टूटे और कई नुकसान झेलने पड़े। लेकिन जो ड्रोन उसने पहले से तैयार कर रखे थे, उनका इस्तेमाल कर उसने अमेरिका की रणनीतिक क्षमताओं पर करारी चोट पहुंचाई और उसके नतीजे अब उसके सामने हैं। कुल मिलाकर खाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वे शांति की तरफ इशारा नहीं करते। जिस तरह की खेमेबंदी यहाँ आकर ले रही है, उसे ध्यान से समझिए। एक तरफ यमन सऊदी पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी सऊदी को निशाना बना रहा है। और अगर हालात और बिगड़े तो इजराइल का अगला कदम क्या होगा, यह अभी निश्चित है। दूसरी ओर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कई देश पहले से तैयार बैठे, यानी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यह बिगड़ती स्थिति आने वाले समय में वैश्विक बाजारों को गहराई से प्रभावित करेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडब